नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन अधिनायक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम शासन के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करें। इससे पहले हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा की। लोकतंत्र क्या है, उनकी क्या विशेषता है, उनके गुण दोषों के बारे में। आज पढ़ते हैं अधिनायकवादी शासन व्यवस्था क्या है। अधिनायकवाद में भी राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है, यानी सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में ही होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर शासन के द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित है। जहाँ राजतंत्र में जो शासक बनता है वो वंशानुक्रम बनता है, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनका पुत्र या उनका वारिस जो भी होता है वो राजा बनता है। जबकि अधिनायकवाद में सैनिक बल के आधार पर भी अधिनायक बन सकता है, निर्वाचन के आधार पर भी। एक बार निर्वाचित होने के बाद में वो अपना पद नहीं छोड़ता और ताकत के बल पर शासन पर अपना संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो इस दृष्टि से राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में यह अंतर मिलता है। अब विभिन्न विद्वानों ने अधिनायकवाद की क्या परिभाषा दी है। न्यूमैन के अनुसार अधिनायकवाद से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। यानी एक व्यक्ति में भी सारी शक्तियाँ हो सकती है या व्यक्तियों के एक समूह में भी हो सकती है और फिर वो बलपूर्वक पूरी सत्ता पर अधिकार करके असीमित शक्तियों का प्रयोग, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये परिभाषा थी न्यूमैन की। दूसरी है फोर्ड नामक विद्वान। उनका कहना है कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर यानी बिना किसी कानून के सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायकवाद है। इसी प्रकार सोल्टाउन ने भी परिभाषा दी है। यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, पितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे, यानी उसके ऊपर कानून का भी कोई नियंत्रण नहीं होता, वो पूरी तरह से संप्रभु बन जाता है। अब अधिनायकवाद प्राचीन और नवीन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। अधिनायकवाद भी तंत्र भी प्राचीन और नवीन दो रूपों में हमारे सामने आता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र उसे कहा जाता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बनते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायकवाद के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करता तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश के शासन का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार के अधिनायकवाद का प्रमुख रूप हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ। उदाहरण के लिए 1922 में फांसीवाद इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में, 1923 में प्रीमो दी रिवेरो स्पेन में और सन 1933 में हिटलर ने नाजी दल की सहायता से जर्मनी में अधिनायकवाद शासन स्थापित कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायकवाद के इस रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए सन 1917 में सोवियत संघ में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एवं चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकवाद की स्थापना हुई जिसे वामपंथी अधिनायकवाद या सर्वारावर के अधिनायकवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब अधिनायकवाद का उत्कर्ष कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया और इसलिए युद्ध समाप्त होने पर आशा की जाती थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन वर्साई की संधि में ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे और युद्धोपरांत परिस्थितियों में उन्हें पल्लवित होने का पर्याप्त अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सन 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद स्थापित हो गया। अब इसके उत्कर्ष के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार थे। प्रथम संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो चुके थे। युद्ध से लौटे सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया। यानी एक तरह से इन लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास उठ गया था। और दूसरा, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी तो उसमें विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्त लागू की गई थी और यह संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायकवादी बन बैठे। कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। प्रजातंत्र नया होने के कारण वो सही ढंग से वहाँ स्थापित नहीं हो पाया और इसके कारण भी इन अधिनायकवादी शासकों ने फायदा उठाकर
प्रजातंत्र की कमियों को गिनाकर अधिनायकवाद की स्थापना की। इसके अलावा आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया था और 12वीं इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 1929 में आर्थिक जो संकट आया वो भी अधिनायकवाद के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्र संघ की असफलता, जो प्रथम महायुद्ध के बाद 1919 में राष्ट्र संघ की विश्व में शांति स्थापित करने के लिए स्थापना की गई थी, तो उसमें भी कई कमियां थी और वो पूरी तरह से असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप भी अधिनायकवाद पनपा। इसके अलावा प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत कठिन है और इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही था। यही कारण था कि युद्धोपरांत यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता के रूप में उभरा। अब अधिनायकवाद कि न्यूमैन ने 5 लक्षण या विशेषताएं बताई। यह एक पुलिस राज्य होता है, दूसरा इनमें शक्तियों का पूरी तरह से केंद्रीकरण होता है और तीसरा यह सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण यानी पूरी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण होता है, जैसा कि अपन उत्तर कोरिया में आज देखते हैं, वो भी एक अधिनायकवादी व्यवस्था है। वह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। तो इस प्रकार अन्य विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किया उसके आधार पर अधिनायकवाद के लक्षण इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं। प्रथम है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद यानी सारा अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित। आधुनिक अधिनायक तंत्र का यह सर्वप्रमुख लक्षण है कि एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य यानी इस प्रकार के राज्य में समाज, राज्य और सरकार के भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थापना प्राप्त कर लेता और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण न हो। हिटलर व मुसोलिनी के अनुसार राज्य की सब कुछ था। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। दूसरा है इनका लक्षण है प्रजातंत्र का पूरी तरह से विरोधी है। इन अधिनायकवाद तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरुद्ध भावना के कारण हुई थी और ये स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इन अधिनायक को और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव है और संसद केवल बकवासों की दुकान है। तीसरा लक्षण है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम, यानी इसकी एक विशेषता है एक ही दल होता है, एक ही इनका नेता होता है, एक ही प्रकार का कार्यक्रम होता है। वर्तमान समय में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते थे, स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जैसा कि अपन चीन में भी देखते हैं, वहाँ केवल साम्यवादी दल ही है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी यह शत्रु होता है, यानी जैसा कि हम प्रजातंत्र में देखते हैं कि व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए होती है, स्वतंत्रताएं दी गई होती है, लेकिन इसमें इस प्रकार कुछ भी नहीं होता। शासक पर ही निर्भर करता है वो कितना व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आधुनिक अधिनायकवाद एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है और इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता, यानी वो किसी भी प्रकार के अपनी आलोचना को पसंद नहीं करता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुर्जुआ लोगों की धारणा है। पाश्चात्य नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते थे। इसके अलावा जनमत निर्माण के साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इस पर भी इनका कठोर नियंत्रण होता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता की विचारों पर नियंत्रण रखता है, प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधन जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण रखता है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास, यानी पूरी तरह से कट्टर राष्ट्रवादी होती है। अधिनायकवाद में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता की को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देती है। इसमें जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ और हीन सिद्ध करने की कोशिशें की जाती है। तो इस प्रकार अधिनायकवाद की कई विशेषताएं या लक्षण है। अब इस आगे उनके गुण और दोषों के बारे में भी चर्चा करें। हालांकि उनके गुण नाम मात्र के हैं, सारे दोष ही है। आज जब विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से अधिनायकवाद को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।